बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 17 जनवरी को एक मुठभेड़ का दावा किया गया, जिसमें पहले 2 माओवादियों को मारे जाने का जिक्र था और उसके बाद फिर 18 तारीख को संख्या बढ़कर 6 हो गई। आज उसको लेकर बीजापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने, और उन्होंने बताया कि कुल 6 जो माओवादी मारे गए उसमें 4 महिला और 2 पुरुष हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दिलीप बेड़जा है। और दिलीप बेड़जा के मारे जाने के बाद उस स्थान से क्या क्या चीज़ें बरामद की गई हैं उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें मैं यहाँ मौजूद हूँ और क्या क्या मिला वो आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन मुठभेड़ में क्या क्या हुआ। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि वो सारे हथियार जो वहाँ से बरामद किए गए, इसमें 2 AK-47 है, एक इंसास और एक 9mm का कार्बाइन, 2 303 और एक BGL लॉन्चर जो बरामद किया गया है। ये उनके मैगज़ीन है जिसे खाली कर दिया गया है और उनके कारतूस जिसे बाहर निकाल दिया गया है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक जिंदा हैंड ग्रेनेड भी है। वॉकी टॉकी हैं 4 और इन 4 वॉकी टॉकी में एक वॉकी टॉकी जो पुलिस से किसी समय में लूटी गई होगी, क्योंकि ये मोटरोला के जो वॉकी टॉकी है ये अधिकतर पुलिस के जवानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ से माओवादियों के पैसे, क्योंकि अलग अलग दलम और कमेटियों के खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, और इसमें देखिए मुठभेड़ हुई उसी दौरान नोट के बंडल पर गोली के निशान भी हैं, जिससे नोट फट गए। इसे भी यहाँ रखा गया है। कितना पैसा है वो तो खैर पुलिस ने नहीं बताया। कैलकुलेटर है, कॉर्टेक्स वायर, BGL सेल है। BGL सेल की खास बात बताऊं कि BGL सेल माओवादियों का एक ईजाद किया हुआ वो हथियार है जो जवानों के UBGL सेल की तर्ज पर उन्होंने तैयार किया। मैकेनिज़्म भी उसी तरह का है, लेकिन मैकेनिज़्म अंदर में इसमें कुछ माइनर फॉल्ट है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और यही वजह है कि माओवादी इसके भरोसे तो रह गए, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाने की वजह से इसके भरोसे वो कभी जंग नहीं लड़ पाए। आपको याद हो कि बहुत पहले बीजापुर के ही एक इलाके में धर्मावरम कैंप में माओवादियों ने पूरी रात इतने सारे BGL लॉन्च किए थे, से फायर किया था कि अगर वो BGL फटते तो मुझे लगता है कि पूरे कैंप के चिथड़े उड़ जाते। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि वो BGL फटे नहीं, जिससे कि जवानों को कोई नुकसान हुआ नहीं। ये भी यहाँ से बरामद किया गया। नक्सलियों की वर्दी है, पिट्ठू है और उनके दस्तावेज हैं बहुत सारे। दस्तावेज में उनके लिखे हुए कुछ कागजात हैं जो माओवादी अपने साथ रखते हैं, उसे यहाँ पर रखा गया है। इस घटना में बताते हैं कि 4 जवान भी घायल हुए। अब देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है। हालांकि उस टाइगर रिजर्व के इलाके में मैं बहुत बार कई दफ़े अलग अलग इलाके में गया हूँ, लेकिन इस बार जब जवान उस इलाके में ऑपरेशन किए, ये इलाका बताते हैं कि फरसेगढ़ और भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के बीच में अन्नापुर का इलाका, जिस इलाके में कभी 38 माओवादी मारे गए थे, मैंने उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसके आसपास का ही कोई इलाका है। घटनास्थल पर तो हालांकि मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। उस इलाके में जब जवान पहुंचे हुए थे तो इस ऑपरेशन को जो है CRPF की कोबरा ने लीड किया था। इसमें CRP के साथ DRG के जवान भी उपस्थित थे इस पूरे ऑपरेशन में। बताया जाता है कि इसमें 4 जवान भी घायल हुए हैं, और 4 जवान माओवादियों की गोली से नहीं, बल्कि एक जवान जंगली भैंसा जो वन भैंसा है उसके हमले से, और एक जवान भालू के हमले से घायल हुआ है, और 2 जवानों को स्प्लिंटर लगने से, हो सकता है कि कोई ID बम या कुछ इस तरह का विस्फोट हुआ होगा, जिससे 4 जवान भी इस घटना में घायल हुए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए बीजापुर लाया गया। SP साहब ने बताया कि उनकी स्थिति अभी बेहतर है, खतरे से बाहर। तो ये सारे सामान वहाँ से बरामद किए गए। दिलीप बेड़जा जो है, आपको याद हो कि कुछ समय पहले ही दिलीप बेड़जा के घर मैं गया हुआ था, बीजापुर फरसेगढ़ के बहुत अंदर जो उनका गाँव। उनके परिवार के लोगों ने भी अपील की थी कि दिलीप बेड़जा वापस आ जाएं तो परिवार किसी तरह से जीवन यापन कर लेगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। ऐसा भी माना जा रहा है, आज उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई तो ऐसा भी माना जा रहा है कि दिलीप बेड़जा आना चाह रहे थे, लेकिन शायद कोई सीनियर कैडर था जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और उन्हें बाहर आने नहीं दिया। हालांकि बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि बहुत सारे कैडर हैं अभी भी जो आना चाहते हैं, लेकिन बड़े स्तर के माओवादी नेता जो अभी बचे हुए हैं, जैसे इस इलाके में एक बड़ा नाम अभी भी है DKZC में पापा राव, उनके द्वारा रोका जा रहा है, ऐसा कहना पुलिस के अधिकारियों का है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पुलिस के अधिकारी और पापा राव खुद जानेंगे। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन दिलीप बेड़जा को लेकर लॉन्च किया गया था, जिसमें जवानों को सफलता मिली। 6 माओवादी मारे गए, इन पर
27 लाख रुपए का इनाम था। दिलीप बेड़जा जो कि DVCM थे, उन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। यहाँ पे कुछ कारतूस मिले। ये कारतूस मुझे पता नहीं, मैं इसको किसी से पूछूंगा। ये कारतूस देखिए थोड़ा सा बाकी कारतूस के नज़रिए में मुकाबले में ये पीतल के कारतूस हैं, लेकिन ये लोहे की कारतूस हैं। तो ये कारतूस क्या सप्लाई होते हैं या इस तरह के कारतूस जो है कहीं माओवादियों ने तो नहीं तैयार की हैं, ये थोड़ा सा संदेह के दायरे में। भैया एक बात बताओ तो, ये वाला कारतूस कैसा थोड़ा अलग नहीं दिख रहा है? कैसे? वहीं से बता दो, यहाँ ने थोड़ी बोल रहा हूँ। ये वाला कारतूस थोड़ा अलग नहीं दिख रहा है, लोहा टाइप का? अच्छा, जंग लगा तो वही कारतूस है, उसमें जंग लग जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि नक्सली खुद लोहा कारतूस बना रहे हैं, ऐसा ना? अच्छा, क्योंकि बाकी तो सब ये ऐसा है कि नहीं? तो ये इस कारतूस को लेकर मेरे मन में शंका थी। पंकज भैया थोड़ा पास से दिखा दो इसको। तो ये आप भी देखिए कि बाकी के कारतूस अलग हैं, पीतल के हैं, लेकिन ये जो है एक जवान बता रहे हैं कि कुछ कारतूस में जंग लग जाता है, इस वजह से इस तरह से उसकी स्थिति हो जाती है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये लोहे से बना हुआ कारतूस है और ये तैयार किया गया है। तो ये सारे सामान घटनास्थल से बरामद किए गए हैं और दिलीप बेड़जा को लेकर उनके बेटे से भी मैंने बातचीत की है दूसरे वीडियो में। हो सकता है कि उस वीडियो को आप देख चुके हों या इसके बाद उस वीडियो को आप देखें। उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके पिता आना चाहते थे और लेकिन आ नहीं पाए। संगठन में क्यों गए उसको लेकर भी उन्होंने कहानी बताई और नहीं आ पाने के पीछे की भी वजह बताई। लेकिन उनके बेटे जो हैं वो काफ़ी अफसोस में थे, वो अपने पिता को बचाना चाहते थे। उनकी बेटियों ने अपील भी किया था, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। यहाँ तक कि बीते दिन हमने जो रामधेर को लाया था, सेंट्रल कमेटी के सदस्य जब वो आए थे तो वो भी चाहते थे कि आ जाए। पश्चिम बस्तर डिवीज़न के जो सचिव रहे मोहन कर्ती, वो भी चाहते थे कि दिलीप बेड़जा वापस आ जाएं। यहाँ तक कि फरसेगढ़ और उस इलाके के लोग जो ग्रामीण हैं वो भी चाहते थे कि दिलीप बेड़जा वापस आ जाए। उनका ऐसा मानना था कि दिलीप बेड़जा जो है वो ग्रामीणों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करता था, इसलिए वो चाहते थे कि वो इस मुठभेड़ में किसी मुठभेड़ में ना मारा जाए। जैसे उनके शीर्ष नेता आ रहे हैं उसी तरह वो भी लौट कर आ जाए। तो अब कुछ माओवादी बचे हुए हैं और वो माओवादी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे या मुठभेड़ में मारे जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर वीडियो में मैं एक अपील ये कर रहा हूँ कि अगर किसी माओवादी को लगता है कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा या फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम सरेंडर करने जाएंगे या मुख्य धारा में लौटेंगे और ऐसा ना हो कि फोर्स उन्हें रास्ते में मार दे, अगर आपको लगता है तो आप किसी भी माध्यम से नीचे जो नंबर है उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए कोई रास्ता बनाने में आपकी मदद करूं। अगर आप आना चाहते हैं तो, नहीं आएंगे तो ये आपका निजी फैसला है। मुठभेड़ में ये सारे हथियार और ये सारे सामान बरामद किए गए थे, मुझे लगा इसे आपको बताना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। और साथ ही साथ आज इसी इलाके में उसूर के इलाके में शायद किसी इलाके में एक माओवादियों के लगे आईडी बम के चपेट में आने से ग्रामीण की मौत भी हो गई है। तो उसको लेकर भी बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने ग्रामीणों से अपील की है कि माओवादियों के वापस लौटने का और मारे जाने का सिलसिला ज़रूर जारी है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे इलाके हैं जिस इलाकों में आईडी बम माओवादियों के द्वारा प्लांट किए गए हैं, तो सारे आईडी बम अभी तक रिकवर नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में ग्रामीण अंदरूनी इलाकों में जब भी जाएं तो एहतियात के साथ जाएं, सावधानी के साथ जाएं, ताकि वो ऐसे बम के चपेट में ना आ पाएँ। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारियाँ सभी तक पहुँचनी चाहिए तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बस्तर टॉकीज़ को भी आपको लगता है ठीक ठाक हम काम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर सकते हैं। धन्यवाद।